यहाँ आपको भारतीय राजनीति विज्ञान इंडियन पॉलिटिकल साइंस जो आपका पॉलिटिकल साइंस का भाग 6 पॉलिटिकल साइंस का भाग 6 भारतीय विदेश नीति जो है वो पॉलिटिकल साइंस का भाग 6 भारतीय विदेश नीति उनका अध्याय दूसरा होगा। उनका अध्याय दूसरा आपके यहाँ पर अध्याय दूसरा में आपको भारतीय विदेश नीति में निरंतरता एवं बदलाव निरंतरता एवं बदलाव पढ़ेंगे, जिसको हम अंग्रेजी अध्याय दूसरा का ये पहला वीडियो होगा। अध्याय दूसरा का पहला पार्ट आपके यहाँ पर होगा क्या अध्याय दूसरा का आपके यहाँ पर होगा क्या कंटिन्यूटी। देखिए, कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये आपको यहाँ पढ़ा जाएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अध्याय दूसरा आपके यहाँ पर भारतीय विदेश नीति निरंतरता एवं बदलाव। देखिए, कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देखिए यहाँ पर भारतीय विदेश नीति के सबसे आपके यहाँ देखिए भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व। देखिए, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व में आपके यहाँ पर क्या शामिल है। देखिए, विदेश नीति का निर्धारण निम्नलिखित कारकों द्वारा होता है। विदेश नीति का निर्धारण निम्नलिखित कारकों द्वारा होता है। इसमें पहला आपको देश का भौगोलिक आकार। देखिए, देश का भौगोलिक आकार, दूसरा आपको भौगोलिक अवस्थिति, पर्यावरण जैसे कारक महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा भूभाग में पाए जाने और प्राकृतिक संसाधन। तीसरा तकनीकी और पूंजीगत, तीसरा आपको तकनीकी और पूंजीगत क्षमता। चौथा आपको यहाँ पर तीसरा भूभाग में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन। चौथा आपका तकनीकी और पूंजीगत क्षमता। पाँचवा आपको राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति या शासन प्रणाली। और छठा है देश के इतिहास। देखिए, देश के इतिहास और संस्कृति के द्वारा देश का इतिहास और संस्कृति के द्वारा विदेश नीति प्रभावित होती है। देश का इतिहास और संस्कृति के द्वारा विदेश नीति प्रभावित हो। छठा और सातवां आपके यहाँ पर क्षेत्रीय और वैश्विक कारक भी। सातवां आपके यहाँ देखिए क्षेत्रीय और वैश्विक कारक विदेश नीति महत्व निर्धारित करता है। क्षेत्रीय और वैश्विक कारक विदेश नीति महत्व निर्धारित करता है। अब देखिए आपको भौगोलिक कारक देखिए, जिसको हम अंग्रेजी में भू राजनीति बोलते हैं। देखिए, भूभाग या भौगोलिक कारकों के द्वारा विदेश नीति अत्यधिक प्रभावित होती है, जिसे परंपरागत रूप में भू राजनीतिक संज्ञा दी गई है। भूभागीय कारकों में देश की अवस्थिति, आकार एवं स्थलाकृति इत्यादि कारक अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए हिंद महासागर की भूमिका देखिए, भारत का हिंद महासागर में स्थित होना कि विदेश नीति को प्रभावित करता है। भौगोलिक रूप में भारत का विशाल क्षेत्र हिमालय से घिरा हुआ है और पाकिस्तान के द्वारा अभी भारत को पारगमन मार्ग उपलब्ध नहीं कराया जाता। इसलिए हिंद महासागर भारत के व्यापार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत ने एक विशाल जल सेना का निर्माण किया है। देखिए, भौगोलिक रूप में भारत का विशाल क्षेत्र हिमालय से घिरा हुआ और पाकिस्तान के द्वारा अभी भी भारत को पारगमन मार्ग उपलब्ध नहीं कराया जाता। इसलिए हिंद महासागर भारत के व्यापार के अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत ने एक विशाल जल सेना का निर्माण किया है। वर्तमान युग में हिंद महासागर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री संचार मार्ग है। इसलिए भारत हिंद महासागर को अपने प्रभाव का क्षेत्र बनाए रखना चाहता है। जैसे अमेरिका, जापान एवं सिंगापुर जैसे देशों के साथ जैसे अमेरिका, जापान और सिंगापुर जैसे देशों के साथ मिलकर भारत ने हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का निरंतर प्रयत्न किया है। हिंद महासागर विशेषकर सुएज नहर से मुलाकात संधि के बीच अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए भारत द्वारा वर्ष 1999 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुदूरवर्ती नौसैनिक कमांड की स्थापना की गई। यह उल्लेखनीय है कि म्यांमार का कोको द्वीप जहाँ चीन ने एक नौसैनिक अड्डे का विकास किया है। इस नौसैनिक कमांड से मात्र 40 किलोमीटर दूर है। भारत और इंडोनेशिया के मध्य वर्ष 2001 में सैन्य समझौता हुआ। इसलिए हिंद महासागर सुरक्षा और आर्थिक दोनों कारणों से भारत का अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्ष 1997 में इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन आपको इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हिमत क्षेत्र की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त बिम्स्टेक की स्थापना भी वर्ष 1997 में हुई। वर्ष 2000 में
वर्ष 2000 को गंगा मेकोंग परियोजना को आगे बढ़ाया गया। वर्ष 2000 को गंगा मेकोंग परियोजना आगे बढ़ाया गया। डियागा, देखिए डियागो गार्सिया में, देखिए डियागो गार्सिया में पहले ही अमेरिका का सैनिक अड्डा बना हुआ है। उभरते चीन हिंद महासागर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को बढ़ावा दिया। उभरते चीन हिंद महासागर में अपना प्रभाव बनाने के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को बढ़ावा दिया, जिसका अभिप्राय कि हांगकांग से लेकर सुडान, हांगकांग से लेकर सुडान के पतन तक हांगकांग से लेकर सूडान के पतन तक समुद्री संचार पर चीन का नियंत्रण बना रहा, जिसका अभिप्राय कि हांगकांग से लेकर सूडान के पतन तक समुद्री संचार पर चीन का नियंत्रण बना रहा है, जिसमें मलक्का जलसंधि, हार्मुज, देखिए हार्मुज जलसंधि था चीन, हार्मुज जलसंधि तक चीन अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। या फिर आपको आगे यहाँ पर है, हार्मुज जलसंधि तक चीन अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। अब देखिए हिमालय क्षेत्र की भूमिका देखिए, तो हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर अविच्छिन्न रूप में, हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर अविच्छिन्न, देखिए हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर अविच्छिन्न रूप से 3 समांतर श्रृंखलाओं के रूप में फैला हुआ है। देखिए हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर अविच्छिन्न रूप से 3 समांतर श्रृंखलाओं के रूप में फैला हुआ है। अब देखिए हिमालय क्षेत्र की भूमिका देखिए, हिमालय क्षेत्र की भूमिका से पहले हम यहाँ पर उभरते चीन, एक बार फिर से इस पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट आपके यहाँ पर है, उभरते चीन ने हिंद महासागर में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को, उभरते चीन ने हिंद महासागर में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को बढ़ावा दिया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को बढ़ावा आपको चीन ने आपको क्यों दिया? हिंद महासागर के क्षेत्र अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए, हिंद महासागर के क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए, देखिए हिंद महासागर के क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने के चीन ने क्या, देखिए हिंद महासागर के क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए चीन ने हिंद महासागर के क्षेत्र में, देखिए आपको हिंद महासागर के क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए चीन ने आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को बढ़ावा दिया, जिसका अभिप्राय कि हांगकांग से लेकर सूडान के पतन तक समुद्री संचार पर चीन का नियंत्रण बना रहे, जिसमें आपको मलक्का जलसंधि, हार्मुज जलसंधि, हार्मुज जलसंधि तक चीन अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। अब की हिमालय क्षेत्र की भूमिका देखिए, हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर अविच्छिन्न रूप से 3 समांतर श्रृंखलाओं के रूप में फैला हुआ है। हिमालय की लंबाई आपको 2400 किलोमीटर लगभग, हिमालय की लंबाई आपको 2400 किलोमीटर के लगभग तथा चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर तक है। हिमालय क्षेत्र के जम्मू देखिए, हिमालय क्षेत्र के जम्मू एवं कश्मीर हिमाचल प्रदेश, हिमालय क्षेत्र के जम्मू एवं कश्मीर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड इत्यादि राज्य अवस्थित है। देखिए हिमालय क्षेत्र में भारत की सीमा पाकिस्तान, चीन, नेपाल एवं भूटान राज्यों से लगती है। हिमालय क्षेत्र में भारत की सीमा को पाकिस्तान, चीन, नेपाल एवं भूटान राज्यों से लगती है। अब भारतीय विदेश नीति के निर्माण में आपके हिमालय जैसे प्राकृतिक प्रहरी की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय विदेश नीति के निर्माण में आपको हिमालय जैसे प्राकृतिक प्रहरी की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्ष 1962 के युद्ध के बाद चीन ने लद्दाख और तिब्बत के मध्य स्थित महत्वपूर्ण दरों पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। वर्ष 1962 के युद्ध के बाद चीन ने लद्दाख और तिब्बत के मध्य स्थित महत्वपूर्ण दरों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और अक्साई चीन से होकर सिक्यांग तिब्बत राजमार्ग का निर्माण किया गया है इसके अतिरिक्त चीन ने नेपाल को जोड़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण दर्रों जिसमें कोदारी दर्रे पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया है। देखिए चीन अरुणाचल प्रदेश के
चीन अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े भाग पर अपना दावा कर रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े भाग पर अपना दावा कर रहा है, जिससे भारत में विदेश नीति स्पष्टतः प्रभावित होती है। देखिए इसलिए विदेश नीति में हिमालय राज्यों विशेष कर नेपाल, भूटान एवं म्यांमार के साथ संबंध बनाने पर विशेष बल दिया गया। इसलिए विदेश नीति में हिमालय राज्यों विशेष कर नेपाल, भूटान एवं म्यांमार के साथ संबंध बनाने पर विशेष बल दिया है, क्योंकि चीन जैसी महाशक्ति का सीमा पर स्थित होना और उत्तर पूर्वी राज्यों में व्याप्त आंतरिक सुरक्षा की समस्या से विदेश नीति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए, अब विशाल आकार देखिए भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक यह 3214 किलोमीटर लंबा था। पूर्व से पश्चिम में 2933 2933 किलोमीटर लंबा है। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। देखिए एक विशाल आकार के देश होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती होती है। एक विशाल आकार के देश होने के कारण आपको सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती होती है। नेहरू ने भारत की अवस्थिति के बारे में कहा कि भारत की स्थिति एशिया में केंद्रीय है तथा दक्षिण पूर्वी एशिया एवं मध्य एशिया में होने वाली किसी भी घटना का प्रभाव भारत विदेश नीति पर पड़ता है। यद्यपि विशाल आकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लाभदायक भी होता है। क्योंकि कोई भी बाहरी सेना देश को आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकती है। यद्यपि विशाल आकार आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक भी होता है, क्योंकि कोई भी बाहरी सेना देश को आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकती। अब देखिए जनसंख्या की भूमिका यहाँ देखिए भारत की विशाल जनसंख्या विदेश नीति को प्रभावित करती है, क्योंकि विशाल जनसंख्या के खाद्य सुरक्षा बनाए रखना चुनौती होती है। अभी भी भारत की एक बड़ी आबादी भुखमरी और गरीबी का शिकार, जिसका स्पष्ट प्रभाव विदेश नीति पर पड़ता है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया के विशाल बाजार के रूप में जाना जा रहा है। एक और बेहतर मानवीय संसाधन कारण देश का वित्तीय विकास हो रहा है। एक और बेहतर मानवीय संसाधन कारण देश का तीव्र विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर भारत को दूसरी ओर भारत को एक महाशक्ति के रूप में बनाए रखने के लिए गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण जैसी समस्याओं को दूर करना महत्वपूर्ण चुनौती है। जनसंख्या का प्रभाव विदेश नीति पर केवल आंतरिक ही नहीं होता, अपितु अनेक देशों में आपको प्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोगों के कारण विदेश नीति प्रभावित होती है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए श्रीलंका में जारी निर्जातीय संघर्ष से भारत अत्यधिक प्रभावित हुआ, क्योंकि तमिल मूल के लोगों का संबंध भारत से था। फिर दूसरी ओर भारत एवं यूएस संबंधों को प्रगाढ़ होने से अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनकी बढ़ती भूमिका कारण विदेश मंत्रालय ने एक प्रभाग भारतीय मूल के लोगों को बनाया, जो अब एक मंत्रालय के रूप में विकसित हो चुका है। अब देखिए राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका देखिए विदेश नीति के निर्धारण में आपको राजनीतिक व्यवस्था अहम भूमिका की अहम भूमिका होती है। दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक देश होने के कारण भारत ने सदैव शांतिपूर्ण अस्तित्व बल दिया। विश्व में लोकतंत्र के प्रसार का समर्थन किया। वर्तमान समय आपको अनेक लोकतांत्रिक देशों ने भारत के लोकतंत्र को अस्थायी लोकतंत्र का दर्जा दिया। यूएस यूरोपीय यूनियन जापान जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ निरंतर मजबूत होते संबंध लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अनेक दलों का अस्तित्व होता है। वर्ष 1990 के बाद बनने वाली गठबंधन सरकारों के दौर में गठबंधन सहयोगियों के मध्य विदेश नीति अनेक मुद्दों पर मतभेद उत्पन्न हुए, जिसमें सबसे उल्लेखनीय मतभेद वर्ष 2005 में किए गए भारत एवं अमेरिका सील प्रमाण समझौते के मुद्दे पर देखा गया, जहां वामपंथी दल
वामपंथी दल ने इस समझौते का विरोध किया, जहां वामपंथी दल ने इस समझौते का विरोध किया एवं कांग्रेस के बीच में स्पष्ट मतभेद उभरे। अब की राज्य सरकार की भूमिका यहाँ देखिए। भारतीय लोकतंत्र को संसदीय शासन प्रणाली के साथ संघात्मक व्यवस्था को भी अपनाया गया। इससे विदेश नीति निर्माण में राज्य सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरण के आपको श्रीलंका में जारी तमिल संघर्ष मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार द्वारा संघ सरकार पर दबाव बनाने का प्रयत्न किया गया। शीत युद्ध बीच में भी भारत ने लोकतंत्र के प्रसार का समर्थन किया है। लेकिन भारत का स्पष्ट मान्यता है कि वह किसी देश के लोकतंत्र को बाहर से आरोपित नहीं करेगा। इससे भारत एवं म्यांमार के संबंधों को मधुर बनाएगा। वर्तमान समय भारत में विद्वान सांप्रदायिकता, निर्जातीय संघर्ष और नक्सलवाद जैसी समस्या से विदेश नीति आपको स्पष्ट रूप में प्रभावित होती है। इससे इन समस्याओं को हल करना विदेश नीति की मूल चुनौती है। अब आर्थिक विकास की भूमिका देखिए। देश का आर्थिक विकास विदेश नीति को अत्यधिक प्रभावित करता है। उदाहरण के भारत की बढ़ती आर्थिक वृद्धि दर को बनाए रखने के भारत को विशाल ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि भारत मूलतः तेल प्रशासित राष्ट्र है। इसलिए पश्चिमी एशिया के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने पर बल दिया जाता है। ऊर्जा सुरक्षा की रणनीति अंतर भारत का यह भी प्रयत्न है कि तेल की बजाय गैस के उपयोग को भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। इससे म्यांमार और ताजिकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। भारत की ऊर्जा आपूर्ति का अभी बड़ा भाग आपको पश्चिमी एशिया से आता है। राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि ऊर्जा के लिए हम किसी एक ही स्रोत पर निर्भर न हो। इससे अफ्रीकी देशों के साथ मध्य एशिया और रूस के साथ ऊर्जा आदान प्रदान के सहयोग हो रहे हैं। लेटिन अमेरिकी देशों वेनेजुएला से भी ऊर्जा आपूर्ति के समझौते किया। लेटिन अमेरिकी देशों वेनेजुएला से भी आपको ऊर्जा आपूर्ति के समझौते किए जा चुके हैं। विदेश नीति में ऊर्जा सुरक्षा की नीतियों के निर्धारण में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन मंत्रालय, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन मंत्रालय एवं परमाणु ऊर्जा विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान युग में आर्थिक विकास बनाए रखने के साथ पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करना मूल चुनौती है। इससे परमाणु ऊर्जा के मुद्दे पर विभिन्न देशों के साथ समझौते किए गए हैं। इतिहास और सांस्कृतिक भूमिका देखिए आपको। देखिए विदेश नीति निर्माण में देश के इतिहास एवं संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव होता है। विदेश नीति निर्माण को देश के इतिहास एवं संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव होता है। यद्यपि भारतीय इतिहास में अशोक और कौटिल्य दोनों की परंपरा विद्वान है, परंतु विदेश नीतिक आरंभ अशोक की परंपरा का प्रभाव ज़्यादा रहा। इंदिरा गांधी के कार्यकाल से विदेश नीति में यथार्थवाद अत्यधिक प्रभावित हुआ। भारतीय समाज न केवल विविधतापूर्ण बल्कि सहिष्णु भी है। विदेश नीति निर्माण राष्ट्रीय आंदोलन का अत्यधिक प्रभाव। विदेश नीति निर्माण में राष्ट्रीय आंदोलन का अत्यधिक प्रभाव है। विदेश नीति मूलभूत आदर्श राष्ट्रीय आंदोलन से ही निर्मित हुए। जिसमें साम्राज्यवाद विरोध, उपनिवेशवाद विरोध, रंगभेद नीति का विरोध और हथियारों के दौर का विरोध किया। ऐसा माना जाता है कि आरंभिक काल विदेश नीति में राष्ट्रीय आंदोलन का ही रूपांतरण था। अब क्षेत्रीय एवं वैश्विक कारकों की भूमिका देखिए। विदेश नीति निर्माण को घरेलू कारकों के अलावा क्षेत्रीय एवं वैश्विक कारकों का अत्यधिक प्रभाव होता है। आरंभ में नेहरू एशियाई अफ्रीकी सुदृढ़ता की नीति बल है, परंतु पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति और चीन की विस्तारवादी आकांक्षाओं का नेहरू का सपना साकार नहीं हो सका।
फिर आपको यहाँ पर देखिए भारत द्वारा पड़ोसी देशों के प्रति सद्भावनापूर्ण नीति अपनाएंगे, परंतु पड़ोसी देशों ने भारत के प्रति संदेह और अविश्वास व्यक्त किया। वर्ष 1970 के दशक में अमेरिका चीनी पाकिस्तानी सामरिक गठजोड़ के कारण भारत की सुरक्षा पर गहरा खतरा उत्पन्न हुआ। वर्ष 1970 के दशक में अमेरिका चीन पाकिस्तान सामरिक गठजोड़ के कारण आपको भारत की सुरक्षा पर गहरा खतरा उत्पन्न हुआ। इसी कारण भारत और सोवियत संघ के मध्य शांति और मित्रता की संधि संपन्न हुई। विश्व में व्याप्त शीत युद्ध और हथियारों के दौर के कारण भारत चाहकर भी सभी देशों के साथ संबंध बेहतर नहीं कर सका। देखिए, विश्व में आपको व्याप्त शीत युद्ध और हथियारों के दौर के कारण भारत चाहकर भी सभी देशों के साथ संबंध बेहतर नहीं कर सका। भारत की गुटनिरपेक्षता नीति को यूएस जैसे देशों ने सीधे नकार दिया। भारत की गुटनिरपेक्षता नीति को यूएस जैसे देशों ने मतलब अमेरिका ने सीधे नकार दिया। आप देखिए शीत युद्ध, अब क्या देखिए क्या शीत युद्ध, देखिए शीत युद्ध विश्व में क्षेत्रीय और वैश्विक कारकों की भूमिका। देखिए शीत युद्ध विश्व में क्षेत्रीय और वैश्विक कारकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखते हैं। देखिए, भारत उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को अपनाया गया। भारत में उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को अपनाया गया एवं विदेश नीति में भू अर्थ को प्राथमिकता दी गई। एक ध्रुवीय विश्व अमेरिका के साथ बेहतर संबंध बनाने पर बल दिया गया। विदेश नीति में व्यापार एवं निवेश जैसे मुद्दे प्राथमिक हुए। विदेश नीति में आपको व्यापार एवं निवेश जैसे मुद्दे प्राथमिक हुए। दक्षिण एशिया उभरते चीन के परिणामस्वरूप और चीन एवं पाकिस्तान गठजोड़ के कारण अभी भी भारतीय विदेश नीति एवं सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती विद्यमान है। वर्ष 1990 आपको वैश्विक शक्ति संतुलन स्पष्ट परिवर्तन हुए। अमेरिका एवं रूस के मध्य आपको मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास हुआ। अब रूस और चीन भी सामरिक मित्र बन गए हैं। विश्व से पूंजीवाद बनाम साम्यवाद का विभाजन समाप्त हो गया। अतः भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी वर्ष 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी वर्ष 1992 में अपनाया, जिससे दक्षिणी पूर्व पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों का सुदृढ़ किया जा सके। दक्षेश को मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापना के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया। वर्तमान भारत एवं आसियान के मध्य मुक्त व्यापार के समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। भारत एवं यूरोपीय यूनियन के मध्य मुक्त व्यापार समझौते पर विचार चल रहा है। फिर आपको आगे देखिए भूमंडीकरण की भूमिका देखिए। वर्तमान युग में उदारीकरण भूमंडीकरण का युग। भारत भूमंडीकरण का विरोधी नहीं है और ना ही बहुपक्षीय वैश्विक वार्ता के विरुद्ध, परंतु भारत का यह मानना है कि दोहा विकास वार्ता में विकासशील देशों के हित को भी बनाए रखा जाए। देखिए, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन विश्व व्यापार संगठन के युग में विविधताकारी विदेश नीति अपनाते अफ्रीका लैटिन अमेरिका लुक वेस्ट पॉलिसी 2004। मध्य एशिया के साथ व्यापारिक आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया गया। मध्य एशिया के साथ व्यापारिक आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया। देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति और बढ़ते भारतीय अमेरिकी संबंधों के परिणामस्वरूप भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण कोरिया के साथ मधुर और मित्रतापूर्ण संबंध विकसित हो रहे हैं। वर्ष 2012 को भारत एवं दक्षिण कोरिया के बीच आपको सिविल परमाणु समझौता हुआ। अब एक वैश्विक आतंकवाद का मुद्दा देखिए। वर्तमान विश्व में आपको व्याप्त वैश्विक आतंकवाद से भारतीय विदेश नीति इसके स्पष्ट प्रभाव देखे जा सकते हैं। इससे भारत ने अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन किया था। सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का प्रयत्न किया। भारत कभी भी यह मानता है कि आतंकवाद के विरुद्ध दोहरे मानदंडों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आतंकवाद को किसी भी आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। अब देखिए पर्यावरण का मुद्दा देखिए। भारत ने सदैव सतत विकास का समर्थन किया, परंतु विकासशील देशों के हितों को संरक्षित करने की मांग भी उठाई। भारत के अनुसार पर्यावरणीय समस्या के समाधान के साझे परंतु अलग अलग उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रयोग होना चाहिए।
अब के संयुक्त राष्ट्र संघ का मुद्दा है, विश्व में व्याप्त देखिए विश्व में व्याप्त सुरक्षा की नई चुनौतियों के लिए देखिए विश्व में व्याप्त सुरक्षा की नई चुनौतियों या सुरक्षा के गैर परंपरागत खतरों को सुलझाने के लिए एक शक्तिशाली यूएन की आवश्यकता है। इसलिए भारत यूएन सुधार पर बल दिया इसलिए भारत यूएन सुधार पर बल दिया और बल देता अस्थायी सदस्यता का दावा भी प्रस्तुत किया। इसके भारत द्वारा G4 की स्थापना की गई। इसके लिए भारत द्वारा G4 की स्थापना की। इसके सदस्य को भारत, जापान, ब्राजील एवं जर्मनी इसके सदस्य G4 ब्राजील एवं जर्मनी है। अब गुट निरपेक्षता यहाँ देखिए गुट निरपेक्षता देखिए गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है। गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग आपको पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। जॉर्ज बर्गर ने गुट निरपेक्षता के अनेक अर्थ बताए, जैसे पृथकतावादी नीति, गैर प्रतिबद्धता, तटस्थता एवं तटस्थीकरण। देखिए गुट निरपेक्षता तीसरी दुनिया की सामूहिक आवाज तथा गुट निरपेक्षता को तीसरी दुनिया की सामूहिक आवाज विश्व को लोकतांत्रिक बनाने की साझी मांग है। यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं रंगभेद नीति को समाप्त करने का सामूहिक आंदोलन है। यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं रंगभेद नीति को समाप्त करने का सामूहिक आंदोलन है। देखिए यह विश्व एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की मांग है। यह विश्व एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की मांग है, जिसमें स्वतंत्रता और राज्यों के मध्य समानता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन होगा। गुट निरपेक्षता का आशय स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति का निर्माण, विश्व को शांतिपूर्ण बनाने का आंदोलन गुट निरपेक्षता का आशय को स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति का निर्माण, विश्व को शांतिपूर्ण बनाने का आंदोलन और विश्व को गुटों से मुक्त करने का आंदोलन है। गुट निरपेक्षता का आशय विश्व के प्रत्येक मुद्दे पर उसके गुण और अवगुण के आधार पर सक्रिय सहभागिता है। अतः गुट निरपेक्षता तटस्थता और अलगाववाद से भिन्न है। देखिए गुट निरपेक्ष राज्यों के मध्य विद्वान गुट निरपेक्ष राज्यों के मध्य विद्वान भिन्नताओं में इसका गुट निरपेक्ष राज्य के मध्य विद्वान भिन्नताओं से इसका महत्व कम नहीं होता, क्योंकि इसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण लोकतंत्र की स्थापना करना है। फिर आपको आगे देखिए बांडुंग सम्मेलन 1955 देखिए बांडुंग सम्मेलन 1955 देखिए यहाँ पर देखिए बांडुंग सम्मेलन इस सम्मेलन गुट निरपेक्षता का आधार तैयार किया। बांडुंग सम्मेलन ने गुट निरपेक्षता का आधार तैयार किया। मार्च 1947 में नई दिल्ली में एशियाई संबंधों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विश्व से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद समाप्त करने का विचार दिया गया। बांडुंग एशियाई अफ्रीकी देशों का सम्मेलन हुआ, जिसमें 29 एशियाई अफ्रीकी देशों ने भाग लिया, जिसमें चीन एवं भारत जैसे देशों की भागीदारी मुख्य थी। बेलग्रेड यूगोस्लाविया 1961 में देखिए बेलग्रेड यूगोस्लाविया 1961 में इसका पहला सम्मेलन आपको हुआ, मतलब गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन हुआ। वर्ष 1961 के गुट निरपेक्ष आंदोलन में सदस्यों को सम्मिलित करने के निम्नलिखित मानकों का निर्माण किया है, जिसमें पर आपको देखिए सैन्य संगठनों का सदस्य नाम। दूसरा आपको देखिए सदस्य राष्ट्रों की भूमि विदेशी सैनिक अड्डों का ना होना। तीसरा देखिए महाशक्तियों के साथ द्विपक्षीय सैन्य संधि का अभाव। चौथा आपको क्या स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति। पांच आपको उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध देखिए। अब देखिए गुट निरपेक्षता अंग्रेजी बोलते हैं आंदोलन। देखिए आंदोलन बनाम संस्थाकरण। देखिए गुट निरपेक्षता जिसको अंग्रेजी बोलते हैं आंदोलन बनाम संस्थाकरण। देखिए यहाँ पर गुट निरपेक्षता मूलतः एक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य विश्व राजनीति को शक्ति संतुलन के बजाय न्याय और समता के आधार पर निर्मित करने का प्रयत्न किया गया। वर्ष 1973 अल्जीरियस सम्मेलन में एक समन्वयकारी ब्यूरो की स्थापना हुई। वर्ष 1973 अल्जीरियस सम्मेलन में एक समन्वयकारी ब्यूरो की स्थापना हुई, जिसके द्वारा इस आंदोलन को संस्थागत करने का प्रयत्न किया गया। अब पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार गुट निरपेक्षता देखिए।
पाश्चात्य विचारों के अनुसार आपको गुट निरपेक्षता थोथी विचारधारा यह अवसरवाद विचारधारा है, जिसमें प्रत्येक राज्य अवसरवादी नीतियों का प्रयोग अपने हितों में वृद्धि के लिए करते हैं। अब देखिए जॉन फास्टर ड्रेस के अनुसार शीत युद्ध के ध्रुवीकरण के युग में गुट निरपेक्षता की संकल्पना निरर्थक है। अब आपको देखिए गुट निरपेक्षता का विकास प्रथम चरण देखिए वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई, जिसकी स्थापना मुख्यतः भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया और इंडोनेशिया द्वारा हुई। पहले सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया, जिसमें क्यूबा, यूगोस्लाविया एवं साइप्रस जैसे देश भी सम्मिलित थे। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने पहले सम्मेलन में कहा कि गुटनिरपेक्षता का आशय को स्वतंत्र विकास का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर है। स्वतंत्र विकास का अधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समान रूप में भागीदारी करने की मांग है। इन राज्यों ने शीत युद्ध की विश्व राजनीति में स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली करने की मांग उठाई, क्योंकि अभी भी दुनिया के अनेक भागों में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद व्यवस्था बनी हुई थी। क्योंकि अभी भी दुनिया के अनेक भागों में कुछ साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद व्यवस्था बनी हुई थी। पहले चरण के बेलग्रेड काहिरा 1964 सम्मेलन, पहले चरण का आपको बेलग्रेड काहिरा 1964 में आपको लुसाका 1970 बैठकों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा आपको निम्नलिखित मांग उठाएगी, जिसमें पहला आपको देखिए साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध। दूसरा आपको दक्षिण अफ्रीका से रंगभेद नीति की समाप्ति। तीसरा आपको फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना। फिर देखिए चौथा आपको यहाँ पर निःशस्त्रीकरण। पांचवा आपको अफ्रीकी महाद्वीप से साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को पूर्णतः समाप्त करना। अब क्या आपको यहाँ पर नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग देखिए, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आपको मांग देखिए, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग जिसको बोलते हैं द्वितीय चरण बोलते हैं। देखिए वर्ष 1973 अल्जीरिया सम्मेलन के मंच से गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आर्थिक मुद्दों को प्राथमिकता प्रदान की गई, क्योंकि तीसरी दुनिया के देशों को ऐसा प्रतीत हुआ कि समूची अर्थव्यवस्था विकसित देशों का प्रभुत्व है, तथा वे इसका अपने हितों के लिए कर रहे हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकासशील देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से वर्ष 1974 में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई, जिसके मूल मुद्दे निम्नलिखित थे, जिसमें पढ़ा तीसरी दुनिया के देशों के ऋण के बोझ को कम करना। दूसरा आपको यहाँ पर है कि विकासशील देशों उनके प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व स्वीकार करना। विकासशील देशों का उनके प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व स्वीकार करना। तीसरा देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण। देखिए चौथा क्या ब्रेटन वुड्स आर्थिक परिणाम सुधार की मांग। और पांचों को तकनीकी हस्तांतरण। देखिए आपको इसके पश्चात वर्ष 1976 के कोलंबो सम्मेलन, वर्ष 1979 के हवाना सम्मेलन एवं वर्ष 1983 के नई दिल्ली सम्मेलन, वर्ष 1986 का हरारे सम्मेलन में भी नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग को प्रभावी रूप में उठाया गया। नई दिल्ली सम्मेलन को उत्तर दक्षिण समाज पर बल दिया गया। हरारे सम्मेलन को अफ्रीकी कोस्ट के गठन का निर्णय लिया गया। कोलंबो सम्मेलन को दक्षिण सहयोग को प्रभावी बनाने बल दिया गया। कोलंबो सम्मेलन आपको दक्षिण सहयोग को प्रभावी बनाने पर बल दिया गया। अब नई अंतर्राष्ट्रीय सूचना। देखिए नई अंतर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था की मांग। देखिए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों सभी राष्ट्रों के मध्य समान सूचना एवं संचार को बेहतर करने की नई अंतर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था की मांग उठाई। नव उपनिवेशवादी विरासत के कारण विकासशील राज्यों के पास सूचना एवं संचार के साधनों का अभाव था। नव उपनिवेशवादी विरासत के कारण आपको विकासशील राज्यों के पास सूचना एवं संचार के साधनों का अभाव था। इस नई सूचना व्यवस्था के माध्यम से समाजवादी व्यवस्था के विरुद्ध के समर्थन। देखिए नई सूचना व्यवस्था विकासशील देशों के आपसी सहयोग के लिए आवश्यक है। वर्ष 1976 नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सूचना मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें यह कहा गया कि उस नई सूचना व्यवस्था का निर्माण भी आवश्यक है। हवाना सम्मेलन में भी इस पर महत्वपूर्ण बल दिया गया। आपके आगे के प्राकृतिक मित्र का सिद्धांत।
कि आर्थिक मुद्दे प्राथमिक हो गए तो राजनीतिक मुद्दे भी बन गए। वर्ष 1979 में क्यूबा के हवाना वर्ष 1979 में क्यूबा के हवाना शहर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन आयोजित किया और क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ने वर्ष 1979 के सम्मेलन में साम्यवादी सोवियत संघ को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्वाभाविक मित्र कहा, क्योंकि सोवियत संघ और विकासशील देश दोनों साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं, परंतु भारत ने प्राकृतिक मित्र के सिद्धांत को नकार दिया। फिर आपको यहाँ देखिए क्या कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 15वीं बैठक भूमंडलीकरण को समावेशी बनाने पर बल दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 15वीं बैठक में भूमंडलीकरण को सर्वसमावेशी बनाने पर बल दिया गया, जबकि विकसित देश भूमंडलीकरण का प्रयोग केवल अपने हितों के लिए करना चाहते हैं। वर्ष 1986 में देखिए वर्ष 1986 गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हरारे में अफ्रीका कोष की स्थापना हुई, जिसका पूरा नाम एक्शन फॉर रेसिस्टिंग इन्वेशन colonialism and apartheid फंड apartheid फंड फंड जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अफ्रीका फंड बोलते हैं। अब क्या देखिए तीसरा चरण वर्ष 1992 से वर्तमान तक। देखिए तीसरा चरण जो था वर्ष 1992 से वर्तमान तक आपको देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन देखिए यहाँ पर देखिए गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता यहाँ पर देखिए शीत युद्धोत्तर विश्व में दुनिया में कई निर्णायक परिवर्तन हुए। जिसमें सोवियत संघ का विघटन और वार्सा नामक सैन्य गुट की समाप्ति की घोषणा की गई तथा अब विश्व अमेरिकी प्रभुत्व में एक ध्रुवीय हो गया तथा अब विश्व अमेरिकी प्रभुत्व में एक ध्रुवीय हो गया तथा इस दौरान क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों का प्रभाव बढ़ने लगा, क्योंकि संपूर्ण विश्व ने समान रूप से आर्थिक प्रणाली को स्वीकार किया। देखिए वर्ष 1991 तक नामिबिया और दक्षिण अफ्रीका सहित समस्त विश्व से उपनिवेशवाद और रंगभेद को समाप्त कर दिया गया। यह सत्य है कि सभी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने स्वतंत्र और स्वायत्त नीतियों का प्रयोग नहीं किया। उदाहरण के मिस्र पाकिस्तान एवं अमेरिका सामरिक सदस्य गठबंधन के सदस्य बनेंगे। सऊदी अरब और वियतनाम ने अपनी भूमि पर महाशक्तियों के सैनिक अड्डों का निर्माण करवाया, जबकि दूसरी ओर सिंगापुर श्रीलंका और सुकर्णों के पश्चात मलेशिया इंडोनेशिया जैसे राज्य भी महाशक्तियों के साथ सैन्य रूप में बंध गए। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यूगोस्लाविया और मिस्र ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया। यह बिंदु उल्लेखनीय है कि दोनों देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक तथा इसके चेयरमैन भी रह चुके हैं। यह बिंदु उल्लेखनीय है कि दोनों देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक तथा इसके चेयरमैन भी रह चुके हैं। देखिए वर्ष 1991 गुटनिरपेक्ष विदेश मंत्रियों की बैठक विदेश नीतियों की बैठक में यूगोस्लाविया ने गुटनिरपेक्षता के नाम को परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया। मिस्र ने तो यहाँ तक कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विलय G77 में हो जाना चाहिए। शीत युद्धोत्तर विश्व में जकार्ता सम्मेलन 1992 कार्टागेना सम्मेलन 1995 डरबन 1998 कुआलालंपुर 2003 हवाना 2006 और शर्म अल शेख सम्मेलन 2009 में लगातार गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर बल प्रदान किया गया। देखिए एम एस राजन के अनुसार कुछ लोगों ने गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर शुरू से ही प्रश्न उठाया, इसलिए यह कोई नवीन प्रवृत्ति नहीं है। अन्य लोगों के अनुसार जब गुटनिरपेक्ष राष्ट्र की गुटनिरपेक्षता का पालन नहीं करते का पालन नहीं करते तो यह प्रासंगिक कैसे है। अब अन्य आगे यहाँ पर देखिए अन्य के अनुसार देखिए आपको क्या अन्य के अनुसार देखिए
अन्य के अनुसार गुट निरपेक्षता देखिए गुट अन्य के अनुसार गुट निरपेक्षता इससे भी अप्रासंगिक अन्य के अनुसार गुट निरपेक्षता इसलिए भी अप्रासंगिक है कि गुट ही नहीं है। ये सभी देखिए ये सभी मान्यता गुट निरपेक्षता के वास्तविक और पूर्ण अर्थ को स्वीकार नहीं करते बल्कि गुट निरपेक्षता का संकीर्ण अर्थ है। जबकि एक लोकतांत्रिक है। जबकि देखिए गुट निरपेक्षता का व्यापक और वास्तविक अर्थ है। देखिए अन्य के अनुसार गुट निरपेक्षता इसलिए भी अप्रासंगिक है। देखिए अन्य के अनुसार गुट निरपेक्षता इसलिए भी अप्रासंगिक है कि गुट ही नहीं है। ये सभी मान्यता गुट निरपेक्षता के वास्तविक और पूर्ण अर्थ को स्वीकार नहीं करते बल्कि गुट निरपेक्षता का संकीर्ण अर्थ जबकि एक लोकतांत्रिक समतामूलक समतामूलक विश्व की मांग गुट निरपेक्षता का व्यापक और वास्तविक अर्थ देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आपको प्रारंभ से निरस्त्रीकरण का समर्थन किया गया। परमाणु शक्ति संपन्न विकसित देश निरस्त्रीकरण बजाय परमाणु हथियार अपना आधिपत्य कायम रखना चाहते हैं और शेष विश्व को इससे वंचित करने के प्रयत्नशील। इससे स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अभी भी प्रभुत्व एवं आधिपत्य कायम है। देखिए शीत युद्धोत्तर विश्व विकासशील देशों को आर्थिक एवं सैन्य सहायता प्राप्त करने के विकसित देशों की कठोर शर्तों का सामना करना पड़ रहा है। विकासशील देशों के समक्ष इन शर्तों से इनकार करने का विकल्प नहीं है। विकासशील देशों के समक्ष इन शर्तों से इनकार करने का विकल्प नहीं है। शीत युद्ध के युग में विकासशील देशों को दोनों महाशक्तियों से सहायता प्राप्त होती थी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का मूल आधार सभी राज्यों की समानता पर आधारित सहयोग और समन्वय में वृद्धि करना है। परंतु सुरक्षा परिषद में अभी भी 5 महाशक्तियों का आधिपत्य कायम। इसलिए विश्व व्यवस्था में लोकतंत्र और न्यायिक शक्ति संतुलन द्वारा संचालित है। इससे गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता स्वाभाविक है। देखिए एक ध्रुवीय विश्व राज्यों की समान संप्रभुता की संकल्पना के प्रतिकूल एक ध्रुवीय विश्व राज्यों की समान संप्रभुता की संकल्पना के प्रतिकूल है। क्योंकि इस विश्व में आपको अशक्त एवं छोटे राज्यों के विकल्प अत्यधिक सीमित हो गए हैं। अतः सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है। समकालीन भूमंडलीकृत उदारीकरण की अर्थव्यवस्था में वैश्विक संस्थाओं पर चुनिंदा महाशक्तियों का आधिपत्य। देखिए समकालीन भूमंडलीकृत उदारीकरण की अर्थव्यवस्था में वैश्विक संस्थाओं पर चुनिंदा महाशक्तियों का आधिपत्य वर्तमान आर्थिक संकट के युग में विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था अत्यंत प्रतिकूल स्थिति में है। वर्तमान आर्थिक संकट के युग में विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था अत्यंत प्रतिकूल स्थिति में अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक नए ब्रेटन वुड्स आर्थिक प्रणाली के निर्माण की आवश्यकता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की 15वीं बैठक में भूमंडलीकरण और भूमंडलीकरण को सर्वसमावेशी बनाने बल दिया गया। जबकि विकसित देश भूमंडलीकरण का प्रयोग केवल अपने हितों के लिए करना चाहते हैं। अब उत्तर दक्षिण के मत का विभाजन अभी भी बरकरार था। विकासशील देशों में अभी भी विकास की समस्या विद्यमान है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता इससे स्वयं सिद्ध है। वर्तमान विश्व में वैश्विक आतंकवाद, पर्यावरणीय समस्या, नस्लीय दबाव का बढ़ता व्यापार, समूची मानवता के समक्ष उत्पन्न साझा खतरे और इन समस्याओं का समाधान बहुपक्षीय रूप में ही किया जा सकता है। इसलिए एक लोकतांत्रिक विश्व के निर्माण की गुट निरपेक्ष आंदोलन की मांग ज्यादा प्रासंगिक है।
इसलिए एक लोकतांत्रिक विश्व के निर्माण की गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मांग ज़्यादा प्रासंगिक है। इसलिए एक लोकतांत्रिक विश्व के निर्माण की गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मांग ज़्यादा प्रासंगिक है। ज़्यादा प्रासंगिक अब के वर्ष 2009 देखिए वर्ष 2009 के शर्म देखिए वर्ष 2009 के शर्म अल शेख समय में आर्थिक मंदी से उबरने के लिए साझी प्रयासों पर बल दिया गया। अफ्रीकी देशों की सहायता देखिए अफ्रीकी देशों की सहायता का प्रस्ताव किया गया। पर्यावरणीय वार्ताओं देखिए पर्यावरणीय वार्ताओं विकासशील देशों के हितों को सुरक्षित करने की मांग की गई। साथ में यह भी कहा गया कि सुरक्षा और निःशस्त्रीकरण एक दूसरे के पूरक है। सुरक्षा और निःशस्त्रीकरण एक दूसरे के पूरक इसलिए विश्व सुरक्षा के लिए निःशस्त्रीकरण आवश्यक है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतांत्रिकरण को बल प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतांत्रिकरण को बल प्रदान किया गया था। कहा गया कि आतंकवाद को किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। फिर आपको आगे देखिए भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का औपचारिक आरंभ देखिए। भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का औपचारिक आरंभ देखिए। भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का आधार अंतर्निहित है एवं वर्ष 1991 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की भूमिका अग्रणी थी। नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को तीसरा गुट नहीं बल्कि शांति का गुट कहा। इसे उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शांति और निःशस्त्रीकरण मूल्य बल प्रदान किया। इनके अनुसार गुटनिरपेक्ष महाशक्तियों का विरोध नहीं अपितु स्वतंत्रता के विस्तार की मांग है। नेहरू के पश्चात गुटनिरपेक्ष विदेश नीति देखिए। भारत ने लुसाका सम्मेलन में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह किया। और फिर आपको आगे आप देखिए इंदिरा गांधी कार्यकाल में गुटनिरपेक्ष विदेश नीति बनाए रखने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के मुद्दे पर मुख्य बल दिया गया। अतः इंदिरा गांधी की नीति ज़्यादा व्यवहारिक एवं यथार्थवादी थी। क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा के परिवर्तन क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा के परिवर्तित परिवेश के कारण वर्ष 1971 भारत एवं सोवियत संघ के मध्य शांति मित्रता की संधि हुई। इस दशक में श्रीमती गांधी ने अंगोला एवं मोजाम्बिक में उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन का समर्थन किया। जिम्बाब्वे के अल्पमत सरकार का विरोध एवं रंगभेद नीति की आलोचना की गई था। भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे पर भी अपना स्पष्ट समर्थन किया। वर्ष 1976 के कोलंबो सम्मेलन में भारत ने तीसरी दुनिया के बैंक के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसके द्वारा विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव था। अब आपको आगे देखिए वास्तविक गुटनिरपेक्षता देखिए। वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार ने वास्तविक गुटनिरपेक्षता का नारा दिया। जनता पार्टी के अनुसार भारतीय विदेश नीति का झुकाव आपको साम्यवाद के पक्ष में था तथा जनता पार्टी ने दोनों महाशक्तियों के साथ समान रूप में मित्रतापूर्ण संबंध बनाने का प्रयास किया। अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर करने पर बल प्रदान किया, परंतु क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों के कारण अमेरिका और भारत की मत दूरी बनी रही। देखिए नई दिल्ली सम्मेलन 1983 देखिए आपके यहाँ गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन 1982 में बगदाद में आयोजित होने वाला था, परंतु ईरान एवं इराक के मध्य युद्ध के कारण यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत इस सम्मेलन नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रभावी रूप से समर्थन किया। इंदिरा गांधी के अनुसार विकास, निःशस्त्रीकरण और स्वतंत्रता एक दूसरे से जटिल रूप में संबंधित है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को लोकतांत्रिकरण पर बल दिया। इनके अनुसार कोई पहली, दूसरी या तीसरी दुनिया नहीं है, बल्कि पूरा विश्व एक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्रम दिनांक देखिए यहाँ पे एक कॉलम को क्रम, दूसरे में को दिनांक है, तीसरा में को मेजबान देश और मेजबान शहर है। देखिए तो पहले आपको देखिए यूगोस्लाविया ने आपको बेलग्रेड शहर में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 106 सितंबर 1961 में आपको आयोजित किया था। और दूसरा आपको संयुक्त अरब अमीरात कैरो शहर में दूसरा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आपको 5-10 अक्टूबर 1964 को आयोजित किया था। दूसरा आपको तीसरा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आपको जाम्बिया के लुसाका शहर में 8-10 सितंबर 1917 में आयोजित हुआ था। और चौथा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आपको अल्जीरियस में 5 से 9 सितंबर 1973 को आयोजित हुआ था।
फिर आपको देखिए पाँचवां सम्मेलन आपको श्रीलंका के कोलंबो में आपको 16 से 19 अगस्त 1976 को हुआ था। और आपको छठा शिखर सम्मेलन आपको हवाना, क्यूबा के हवाना में 3 से 9 सितंबर 1979 को हुआ था। और आपको 7वां शिखर सम्मेलन आपको भारत के नई दिल्ली में आपको 7 से 12 मार्च 1983 को हुआ था। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर आगे फिर देखिए जिम्बाब्वे ने देखिए 8वां सम्मेलन आपको गुटनिरपेक्ष का 8वां सम्मेलन आपको 1 से 6 सितंबर 1986 को जिम्बाब्वे के हारे में हुआ था। और आपको फिर 9वां सम्मेलन आपको गुटनिरपेक्ष का 4 से 7 सितंबर 1989 को यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। और 10वां सम्मेलन आपको गुटनिरपेक्ष का 1 से 6 सितंबर 1992 को इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। और 11वां शिखर सम्मेलन आपको 18 से 20 अक्टूबर 1995 को कोलंबिया के कार्टागेना डी इंडियास में आपको हुआ था। और 12वां शिखर सम्मेलन आपको 2 से 3 सितंबर 1998 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन आपको हुआ था। और आपको गुटनिरपेक्ष का 13वां शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष का 13वां सम्मेलन आपको 20 से 25 फरवरी 2003 को मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था। और आपको 14वां सम्मेलन आपको 15-16 सितंबर 2006 को क्यूबा के हवाना में हुआ था। 15वां सम्मेलन आपको 11 जुलाई 2009 को मिस्र के शर्म अल शेख में आपको हुआ था। और 16वां आपको शिखर सम्मेलन आपको ईरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन 16वां शिखर सम्मेलन आपको ईरान के तेहरान में 26 से 31 अगस्त 2012 को हुआ था। और आपको 17वां शिखर सम्मेलन आपको वेनेजुएला के पोलाम्बर में 13 से 18 सितंबर 2016 को हुआ था। और आपको 18वां शिखर सम्मेलन आपको अजरबैजान में आपको हुआ था। आपको देखिए तेहरान सम्मेलन 2012 हम देखिए गुटनिरपेक्षता के 16वें सम्मेलन में 29 शासनाध्यक्षों ने भाग लिया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त 17 देशों के अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव ने भी इसमें भाग लिया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 है। ये उल्लेखनीय वर्तमान समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया और अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए प्रतिबंधों की आलोचना की। सम्मेलन को समग्र निःशस्त्रीकरण पर बल दिया गया। इसलिए ईरान सम्मेलन का अत्यधिक महत्व अमेरिका के द्वारा ईरान को अलग थलग करने का प्रयत्न सफल नहीं हो सका। अब वेनेजुएला सम्मेलन 2016 देखिए वेनेजुएला सम्मेलन 2016 गुटनिरपेक्ष का देखिए यह समय आपको लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला के पोलाम्बर में हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व आपको उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया। यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इससे पहले 1979 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अब विशेषज्ञों के मानना है कि इसका कारण भारत की अमेरिका केंद्रित नीति रही है। जबकि अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन से भारत का कोई निहित लगाव नहीं रह गया है। इस समय में भारत ने सीमा पर आतंकवाद को समर्थन पर जोर दिया। समर्थन पर जोर दिया। यह मानवाधिकार हनन का सबसे बड़ा कारण है, जो विश्व के समक्ष बहुत बड़ा खतरा है। इस समय आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर जोर दिया गया। भारतीय विदेश नीति में प्राथमिकता यहाँ देखिए शीत युद्ध विश्व में सोवियत संघ के विघटन और वार्सा के विघटन के पश्चात गुटनिरपेक्ष विदेश नीति पर प्रश्न उठाए जाने लगे। शीत युद्ध विश्व में सोवियत संघ के विघटन और वार्सा के विघटन के पश्चात गुटनिरपेक्ष विदेश नीति पर प्रश्न उठाए जाने लगे। विचारकों के अनुसार अब तीसरा विकल्प अप्रासंगिक है। देखिए वर्ष 1990 के पश्चात अब भारतीय विदेश नीति में यथार्थवाद प्रभावी हुआ। भारत ने पहलकार विदेश नीति का प्रयोग करते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों के निर्माण को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण बल दिया। इससे कुछ विचारकों सी राजा मोहन ने कहा कि नरसिम्हा राव से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक के कार्यकाल में गुटनिरपेक्षता का मूल आधार विदेश नीति से विरुद्ध हो गया है। देखिए अब विदेश नीति में इसका प्रयोग केवल अल्पकालिक के रूप में किया जाता है। अब इन विचारकों के अनुसार भारत और अमेरिका में अब वैचारिक मतभेद समाप्त हो गए तथा अब भारत अपने राष्ट्र हितों को अधिक महत्व देने लगा है। साथ ही परमाणु शक्ति संपन्न भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। विचारकों ने यहाँ तक कहा कि विगत वर्षों में गुटनिरपेक्ष विदेश नीति से भारत को अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु इस मत से सभी लोग सहमत नहीं है।
है। जैसा कि देखिए जैसा कि एम एस राजन ने कहा कि जैसा कि एम एस राजन ने कहा कि गुटनिरपेक्ष विदेश नीति स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति का पर्याय, इससे यह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भारतीय विदेश नीति में आज भी प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उसके गुण और अवगुण के आधार पर किया जाता है, जिसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। वर्ष 2003 में वर्ष 2003 अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण करने के पश्चात भारत ने इराक में अपनी सेना नहीं भेजी। वर्ष 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण करने के पश्चात भारत ने इराक में अपनी सेना नहीं भेजी। राष्ट्रीय हित को आधार पर भारत ने म्यांमार के साथ संबंधों की पुनः बहाल किया था, तथा आदर्शवादी सोच को त्याग दिया। भारत ने सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग की तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को लोकतांत्रिक बनाने का समर्थन किया। अब कि भारत ने ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं की पुनर्रचना की मांग की, जिसमें भारत से विकासशील देशों को अधिक भागीदारी प्रदान की जाए। भारत ने विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों के साथ मिलकर विकसित देशों की भेदभावकारी नीतियों का विरोध किया। भारत द्वारा सार्वभौमिक एवं समग्र निःशस्त्रीकरण का समर्थन किया गया। भारत और दक्षिण सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। क्योंकि भारत का दक्षिण सहयोग अभी भी विदेश नीति का मूल आधार। वर्ष ने भाग लिया इस 16वें गुट भारत ने भाग नहीं लिया। इस 16वें यहाँ पर नहीं होना चाहिए देने के लिए अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर दबाव का इजराइल भी भारत सहभागिता का समर्थक नहीं था। इसके गुटनिरपेक्ष समय में भारत ने भाग लिया था। देखिए वर्ष 2012 के 13 गुटनिरपेक्ष समय में भारत ने भाग लिया था। इस 16वें गुटनिरपेक्ष समय में भाग नहीं लेने का अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर दबाव का प्रयोग किया गया। इजराइल भी भारत के इस समय में सहभागिता का समर्थक नहीं था। इसके बावजूद भारतीय प्रधानमंत्री इस समय में भाग लेने पहुंचे। यह भारतीय विदेश नीति को स्वतंत्र एवं स्वायत्त होने का प्रमाण है। अब आपको आगे शर्म अर्थ से गुटनिरपेक्ष शिखर समय में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि भूमंडीकरण सर्वसमावेशी होना चाहिए। भूमंडीकरण आपको सर्वसमावेशी होना चाहिए। आर्थिक मंदी तथा वर्तमान आर्थिक मंदी के दौरान विकासशील देशों के हितों का संरक्षण होना चाहिए। अतः भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता अभी भी कायम है। विकासशील देशों के साथ साझे आर्थिक सहयोग के द्वारा पारस्परिक लाभ प्राप्त होंगे तथा विश्व में शांतिपूर्ण स्वास्थ्य का आदर्श और प्रभावी होगा। देखिए भारतीय विदेश नीति में तीसरी दुनिया के देशों के साथ संबंधों को अभी भी निर्णायक महत्व प्रदान किया था। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एवं पश्चिम एशिया के साथ संबंधों के निर्माण पर विशेष बल दिया गया। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ किया गया। इसी के साथ अमेरिका से मित्रतापूर्ण संबंध और सुदृढ़ किए जा रहे हैं। रूस के साथ पहले से सदाबहार संबंध बना हुआ। इससे भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता परंतु विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष विरोध के बजाय विकासशील देशों की अतः भारतीय विदेश नीति विकासशील देशों की विदेश नीति देखिए। विकासशील देशों की विदेश नीति देखिए। अब इसको हम बोलते हैं गुटनिरपेक्षता 2 या नाम 2 बोलते हैं, NAM2 बोलते हैं। देखिए भारत 21वीं सदी में अपनाए जाने वाले स्वायत्त स्वतंत्र विदेश नीति को गुटनिरपेक्षता 2 कहा गया। इसमें 21वीं सदी में अपनाए जाने वाले आधारभूत सिद्धांतों ढंग से उपयोग करें तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों अपने विकल्पों के बढ़ाने से संबंधित है। यह नीति नेहरू उदारवादी
यह नीति नेहरू की उदारवादी स्वायत्त नीतियों का बाहरी रूप है। इस दस्तावेज में देखिए, इस दस्तावेज में कहा गया कि भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्माण में देखिए, इस दस्तावेज में कहा गया भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्माण में स्वायत्तता की नीति पर बल दिया गया। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से बनने वाले संबंधों में बाधक नहीं होंगे। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से बनने वाले संबंधों में बाधक नहीं होंगे। यह दस्तावेज NAM2 यह दस्तावेज मतलब NAM2 कहता है कि भारत का विश्व पर भौतिक प्रभाव से अधिक नैतिक प्रभाव है। भारत का विश्व पर भौतिक प्रभाव से अधिक नैतिक प्रभाव है। देखिए, गुट निरपेक्षता आपके यहाँ पर देखिए क्या है, गुट निरपेक्षता 2 देखिए, गुट निरपेक्षता 2 रणनीतिक एवं स्वायत्त देखिए, गुट निरपेक्षता 2 रणनीतिक एवं स्वायत्तता पर जोर देते हुए गुट निरपेक्षता 2 आपको रणनीतिक एवं स्वायत्तता पर जोर देते हुए गुट महाशक्तियों के साथ साथ पड़ोसी देशों से विशेष संबंधों पर बल देती है। साथ ही यह नीति भारत की घरेलू नीति और विदेश नीति पर सहसंबंध बनाने पर जोर देती है तथा प्रयास करते विदेश नीति कैसे राष्ट्रीय विकास में सहायक हो सकती है। इस रिपोर्ट के आपके यहाँ देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में भारत की विदेश नीति 3 मुख्य उद्देश्यों द्वारा संचालित होगी। द्वितीय भारत अधिकतम रणनीतिक स्वायत्तता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अर्जित करते हुए अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करता है तथा तृतीय एक समतामूलक विश्व की व्यवस्था के निर्माण का प्रयास करेगा। देखिए, गुट निरपेक्षता में आपको गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता को स्वीकार करते हुए कहा गया सामरिक स्वायत्तता गुट निरपेक्ष विदेश नीति का मूल आधार है। गुट निरपेक्षता का महत्व आंदोलन के रूप में समाप्त हो सकता है। गुट निरपेक्षता का महत्व आंदोलन के रूप में समाप्त हो सकता है, क्योंकि आरंभ में गुट निरपेक्षता को साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के रूप में चित्रित किया गया। परंतु स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में इसका महत्व हमेशा बना रहेगा। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए, आगे आपको देखिए बहुगुटीयता की नीति जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट बोलते हैं। देखिए, मोदी के नेतृत्व में गुट निरपेक्षता के बजाय बहुगुटीयता की नीति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत आपको अमेरिका, जापान, भारत, JAI देखिए, अमेरिका, जापान, भारत देखिए, जे से हो गया जापान, ए से हो गया ए से आपको हो गया पता नहीं क्या हो गया जापान, अमेरिका, भारत, JAI अमेरिका, भारत, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच सामरिक सहयोग के चौकोर मतलब क्वाड्स क्वाड का निर्माण किया। इसी के साथ आपको भारत रूस एवं भारत चीन मतलब RIC के साथ सहयोग बढ़ा रहा है तथा भारत ने संघाई सहयोग संगठन SCO की सदस्यता भी ग्रहण प्राप्त कर ली है। अतः सामरिक सत्ता की नीति को प्रभावी बनाया जा रहा है। फिर देखिए, भारत की परमाणु नीति भी थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर। देखिए, भारत की परमाणु नीति वर्ष मई 1998 में शक्ति श्रृंखला के परमाणु परीक्षण के बाद मई 1998 शक्ति श्रृंखला के परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने परमाणु नीति का निर्माण किया। पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में प्रत्येक राज्य को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया। जब तक यह विश्व परमाणु हथियारों से मुक्त नहीं होता, तब तक भारत को अपनी सुरक्षा की विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा देखिए, परमाणु प्रतिशोध के निर्माण अधिकतम विश्वसनीयता परमाणु प्रतिरोध के निर्माण अधिकतम विश्वसनीयता, प्रभावकारिता और सुरक्षा की भी आवश्यकता है। तीसरा, विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध निर्मित करने के भारत के पास पलटवार की क्षमता होनी चाहिए तथा स्वयं को बचाने की क्षमता होनी चाहिए। चौथा देखिए, भारत में परमाणु शक्ति का मूल उद्देश्य भारत को परमाणु आक्रमण से सुरक्षित रखना है। भारत में परमाणु शक्ति का मूल उद्देश्य भारत को परमाणु आक्रमण से सुरक्षित रखना है। इसलिए भारत किसी भी देश के ऊपर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा।
इससे भारत किसी भी देश के ऊपर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। देखिए भारत उन देशों के ऊपर भी परमाणु हमला नहीं करेगा जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। भारत उन देशों के ऊपर भी परमाणु हमला नहीं करेगा जिनके पास परमाणु हथियार नहीं, अथवा वे परमाणु शक्ति संपन्न देशों के गठबंधन के साथ नहीं है। भारत अपनी परंपरागत सैन्य क्षमता को भी और सुदृढ़ करेगा। यदि भारत रासायनिक अथवा जैविक हथियारों से हमला किया जाता है तो ही भारत परमाणु हथियार का प्रयोग करेगा। यदि भारत रासायनिक अथवा जैविक हथियारों से हमला किया है तो ही भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा। आपको आगे देखिए, आपको डिटेंस है। देखिए आप क्या डिटेंस के भारत को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला, परमाणु शक्ति पर्याप्त पर्याप्त मतलब सुरक्षित होनी चाहिए। दूसरा, एक प्रभावी कमान और नियंत्रण व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, एक प्रभावी सूचना और पहले सावधान करने वाली क्षमता होनी चाहिए। उपरोक्त रणनीति के अनुसार व्यवस्थित योजना और प्रशिक्षण होना चाहिए तथा अंत में परमाणु हथियारों की तैनाती आवश्यक है। फिर आपको आगे आपको देखिए परमाणु शक्ति यहाँ पर देखिए। देखिए परमाणु शक्ति में पड़ा क्या, इसके अंतर्गत युद्ध का खतरा उत्पन्न होने के दौरान कम से कम समय भारत अपनी परमाणु क्षमता की तैनाती कर सके। इसके अंतर्गत युद्ध का खतरा उत्पन्न होने के दौरान कम से कम समय भारत अपनी परमाणु क्षमता की तैनाती कर सके। दूसरा, भारत की परमाणु शक्ति को प्रभावकारी, विविधतापूर्ण, लचीली और विश्वसनीयता न्यूनतम प्रतिरोध की आवश्यकताओं के अनुसार होगी। जिसके अनुसार आपको समुद्र, भूभाग, गतिशील वाहन और परमाणु हथियारों के प्रयोग की वायु क्षमता का भी विकास किया जाएगा। अब एक विश्वसनीय और बचाव देखिए। पहला, विरोधी राज्यों के विरुद्ध परमाणु शक्ति के प्रयोग की प्रभावी क्षमता। दूसरा, परमाणु क्षमता विश्वसनीय, सटीक एवं समयबद्ध होनी चाहिए। इसका बचाव देखिए। भारत की परमाणु शक्ति का कमान और नियंत्रण व्यवस्था का इस प्रकार निर्माण होगा कि देखिए भारत की परमाणु शक्ति का कमान और नियंत्रण व्यवस्था का इस प्रकार निर्माण होगा कि अचानक होने वाले हमले के विरुद्ध भारत त्वरित प्रतिक्रिया दे सके। अब देखिए कमान और नियंत्रण व्यवस्था देखिए। भारतीय परमाणु नीति के अंतर्गत एक प्रभावी कमान व्यवस्था का निर्माण किया गया है। परमाणु हथियारों के प्रयोग का अंतिम अधिकार प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति के हाथ में होगी। देखिए एक प्रभावी कमान और नियंत्रण व्यवस्था द्वारा एकीकृत प्रक्रियात्मक योजना का निर्माण किया जाएगा। परमाणु प्रक्षेपण को प्रभावी रूप में तैनात किया जाएगा। भारतीय रक्षा बल को योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैनात रहना होगा। अब देखिए सुरक्षा एवं सुरक्षा देखिए। परमाणु हथियारों को निर्माण, उनके परिवहन, उनके संचित करने पर प्रभावी बल दिया जाएगा जिससे वे खो ना सके उनकी हानि ना हो अथवा वे किसी अनाधिकृत व्यक्ति के पास ना पहुंचे। दूसरा क्या, परमाणु दुर्घटना को टालने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। तीसरा क्या, आपदा प्रबंधन के प्रभावी इंतजाम किया जाएगा। अब अनुसंधान एवं विकास देखिए यहाँ पर। देखिए भारत के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर प्रभावी बल देना होगा तब अनुसंधान और विकास पर लागू होने वाले प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करेगा। अब देखिए भारत की परमाणु नीति में परिवर्तन देखिए। भारत के द्वारा आपको परमाणु नीति से न्यूनतम सम हटा दिया गया है जो अब केवल परमाणु प्रतिरोधक क्षमता है। अब कि निःशस्त्रीकरण देखो। आगे यहाँ पे निःशस्त्रीकरण में हथियारों का नियंत्रण देखिए। निःशस्त्रीकरण में हथियारों का नियंत्रण आपको यहाँ पे देखिए। निःशस्त्रीकरण में हथियारों का नियंत्रण यहाँ पे देखिए। देखिए पहला इसमें क्या कि एक वैश्विक पहला आपके यहाँ पर है क्या कि एक वैश्विक भेदभाव रहित परमाणु निःशस्त्रीकरण भारत का मूल उद्देश्य है। भारत परमाणु रहित विश्व के निर्माण का समर्थक है। दूसरा भारत के द्वारा आपको अन्य राज्यों को भी परमाणु हथियार प्रयोग न करने भारत को आपको परमाणु हथियार पहले प्रयोग न करने की नीति के
विश्वास निर्माण परमाणु हथियारों की घातक प्रवृत्ति को देखते हुए विश्वास निर्माण के उपायों को अपनाया जाएगा तथा उनके संभावित खतरों को भी न्यूनतम किया जाएगा। चौथा देखिए परमाणु हथियारों के नियंत्रण में भारतीय सुरक्षा के लिए आवश्यक परमाणु हथियारों के नियंत्रण में भारतीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। देखिए एनएसजी और भारत की सदस्यता देखिए एनएसजी की स्थापना वर्ष 1974 में की गई है। भारत का परमाणु विस्फोट 1974 की स्थापना की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। देखिए एनएसजी की स्थापना वर्ष 1974 में की गई है। भारत का परमाणु विस्फोट 1974 की स्थापना की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। वर्तमान समय एनएसजी के 46 सदस्य और सभी सदस्य आपका एनपीटी पर हस्ताक्षर करने वाला है और सभी सदस्य आपका एनपीटी पर हस्ताक्षर करने वाला है। वर्तमान समय एनर्जी ने भारत को परमाणु तकनीकी और ईंधन के मामले में एक विशेष छूट दे रखी है, क्योंकि एनर्जी के द्वारा केवल उन्हीं राज्यों को परमाणु तकनीक और ईंधन दिया जाता है जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर किया है, जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दिया है। वर्ष 2010 से और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने भारत की परमाणु आपूर्तिकर्ता समुदाय एनर्जी में सदस्यता का स्पष्ट समर्थन किया। भारत परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में अत्यधिक विकसित राज्य है, मतलब देश है। इससे भारत की संगठन में सदस्यता का समर्थन किया जा रहा है, जिससे परमाणु अप्रसार को प्रभावी बनाया जा सके। अब सदस्यता का क्या लाभ हो, सदस्यता का लाभ देखिए यहाँ पर इस सदस्यता से भारत को एक उत्तरदायी राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। इस सदस्यता से भारत को एक उत्तरदायी राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाएगा और भारत का परमाणु निर्यात व्यवस्था अलगाव समाप्त हो जाएगा और भारत का परमाणु निर्यात व्यवस्था से अलगाव समाप्त हो जाएगा। देखिए एनर्जी के प्रावधानों में होने वाले परिवर्तन में भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। एनर्जी के प्रावधानों में होने वाले परिवर्तन में भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। अन्य संगठनों भारत को सदस्यता प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा। जैसे आपको देखिए वासेनार समूह देखिए आपको वासेनार समूह और ये समूह। अब की सदस्यता में क्या बाधा आ रही है, सदस्यता में रुकावट क्या तो उसके सभी परमाणु केंद्रों पर आईएई को निरीक्षण करने का अधिकार मिल जाएगा। अब चीन का दृष्टिकोण देखिए एनर्जी के सदस्यों अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी एवं ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत की सदस्यता का समर्थन किया गया। एनर्जी के सदस्यों में अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी एवं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत कि अन्य सदस्यों के भारत के समर्थन की कूटनीतिक पहल की, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड के द्वारा कहा गया कि भारत को सदस्यता देने से पहले एनएसजी के द्वारा उन मानकों एवं प्रक्रियाओं का निर्माण करना चाहिए जिसके आधार पर उन देशों को शामिल किया जा सके जिन्होंने एनपीटी में हस्ताक्षर नहीं किया। चीन के द्वारा इसी दृष्टिकोण का समर्थन किया गया। इसके अतिरिक्त चीन का यह भी मानना है कि यदि भारत इस समूह में सम्मिलित हो गया तो भविष्य में पाकिस्तान के शामिल होने का मार्ग बंद हो जाएगा। परिणाम तो चीन एनर्जी में सम्मिलित होने की भारतीय पहल को 2 बार वीटो कर दिया और अपनी इस नीति से चीन ने पाकिस्तान को भी खुश करने का प्रयास किया। आपको आगे देखिए न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल देखिए 10 सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट और न्यूक्लियर लिबर्टी एक्ट 2010 देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इस एक्ट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सिविल प्रमाण दुर्घटना की स्थिति में नागरिकों को सहायता प्रदान करना था, उनको मुआवजा देना। दुर्घटना के उत्तरदायी कंपनी नागरिकों को मुआवजा देगी जिससे कंपनी को उत्तरदायी बनाने का प्रयत्न किया गया है। अब इसका प्रावधान क्या है? किसी भी सिविल परमाणु दुर्घटना के उस रिएक्टर का ऑपरेटर उत्तरदायी होगा। किसी भी सिविल परमाणु दुर्घटना के उस रिएक्टर का ऑपरेटर उत्तरदायी होगा। ऑपरेटर को 1500 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा देना होगा। और मुआवजा दुर्घटना की स्थिति से 20 साल तक दिया जाएगा। मुआवजा दुर्घटना की स्थिति से 20 साल तक दिया जाएगा। दुर्घटना की क्षतिपूर्ति दावा व्यक्ति नहीं करेंगे बल्कि ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा। दुर्घटना की क्षतिपूर्ति दावा व्यक्ति नहीं करेंगे बल्कि ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में विवाद का निदान उच्चतम न्यायालय
न्यायालय के बजाय एक अलग परमाणु न्यायाधिकरण के समक्ष किया जाए। इस संबंध में विवाद का निदान आपको उच्चतम न्यायालय के बजाय एक अलग परमाणु न्यायाधिकरण के समक्ष किया जाएगा। इस विधेयक के जिस मुद्दे पर अधिकांश देशों को आपत्ति है, उसमें इस बात का प्रावधान है कि अधिनिर्माता के द्वारा कोई त्रुटिपूर्ण सामग्री या खराब सेवा दी जाती है, तो इसके कारण से होने वाली दुर्घटना ऑपरेटर निर्माता से मुआवजा की मांग करेगा। 1500 करोड़ रुपए का देखिए 1500 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। 1500 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। किसी खराब उपकरण के परिणामस्वरूप होने वाली दुर्घटना के लिए निर्माता उत्तरदायी होगा। किसी खराब उपकरण के परिणामस्वरूप होने वाली दुर्घटना के लिए निर्माता उत्तरदायी होगा। उपरोक्त दोनों शर्तों का प्रयोग समझौते के दौरान स्वीकार किया जाए। उपरोक्त दोनों शर्तों का प्रयोग समझौते के दौरान स्वीकार किया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आगे देखिए भारत का नया सैन्य सिद्धांत जो अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, न्यू मिलिट्री डॉक्ट्राइन 2017 देखिए, न्यू मिलिट्री डॉक्ट्राइन 2017 देखिए आपको। भारतीय सेनाध्यक्ष वर्ष 2017 में नवीन सैन्य सिद्धांत की घोषणा की, जिसमें यह कहा गया कि भारत को चीन एवं पाकिस्तान की सुरक्षा का अपरंपरागत खतरा विद्यमान है। इसके आतंकवाद की सुरक्षा हेतु गंभीर खतरा है। अतः भारत परमाणु नीति में बदलाव करते हुए न्यूनतम शब्द को हटाकर विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का प्रयोग किया गया। भारत में एकीकृत सैन्य कमान के गठन की सिफारिश की गई, जो कि हो गया है। सीडीएस का गठन हो गया है। अब कि ईरान की परमाणु समस्या देखिए। ईरान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसको हम आईएई बोलते हैं। आईएई ने वर्ष 2003 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को विस्तारित करके वह परमाणु हथियार बनाने का प्रयत्न कर रहा है। आईएई ने यह रिपोर्ट सुरक्षा परिषद को सौंपी। सुरक्षा परिषद के द्वारा देखिए सुरक्षा परिषद को आपको ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए। आईएई के मतदान में भारत ने ईरान के विरुद्ध वर्ष 2005 एवं वर्ष 2006 और वर्ष 2009 मतदान किया। आईएई के मतदान में भारत ने ईरान के विरुद्ध वर्ष 2005, वर्ष 2006 और वर्ष 2009 मतदान किया। अब ईरान का पक्ष यहाँ देखिए। ईरान के अनुसार ईरान परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने वाला राज्य है। ईरान परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने वाला राज्य और इस संधि के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग का अधिकार है। 20% से ज्यादा संबंधित परमाणु का परमाणु हथियार में प्रयोग होता है। 20% से ज्यादा संबंधित परमाणु का परमाणु हथियार में प्रयोग होता है, जबकि ईरान द्वारा संबंधित परमाणु 20% से कम है। देखिए ईरान के अनुसार इजराइल के परमाणु हथियार ईरान की सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंचाते हैं। ईरान के अनुसार इजराइल के परमाणु हथियार ईरान की सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंचाते हैं। इससे पहले इजराइल के परमाणु हथियार को समाप्त करने की बात होनी चाहिए और समूचे पश्चिमी एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। अब ईरान समस्या भारत का दृष्टिकोण देखिए। रूस और चीन ईरान पर यूएन के प्रतिबंध को मानने को तैयार नहीं है। देखिए रूस और चीन ईरान पर यूएन के प्रतिबंध को मानने को तैयार नहीं। भारत को ईरान पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध एक पक्षीय नहीं होने चाहिए, बल्कि भारत के बहुपक्षीय प्रतिबंधों का समर्थक है। बहुपक्षीय प्रतिबंध यूएन जैसी संस्थाओं द्वारा तथा एक पक्षीय प्रतिबंध अमेरिका द्वारा। देखिए बहुपक्षीय प्रतिबंध आपको यूएन जैसी संस्थाओं द्वारा तथा एक पक्षीय प्रतिबंध आपको अमेरिका द्वारा लगाया जाता है। देखिए भारत के अनुसार ईरान समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं है। भारत के अनुसार ईरान समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं है। ईरान समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं। इससे भारत ईरान पर किसी भी सैन्य कार्रवाई का बिल्कुल समर्थक नहीं है। भारत ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया। लेकिन ईरान के परमाणु हथियार बनाने का बिल्कुल समर्थन नहीं किया। अब ईरान परमाणु समझौता देखिए। ईरान और P5+1 देशों यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन एवं जर्मनी के मध्य अप्रैल 2015 में स्विट्जरलैंड लुसाने में समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम बंद करेगा तो ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे।
इस समझौते के अनुसार ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम बंद करेगा तो ईरान पर प्रतिबंध हटा लिए जाएँगे। अब ईरान पर निम्नलिखित दायित्व होगा। पर ईरान को संवर्धन स्तर निश्चित समय के भीतर सीमित करना होगा। ईरान में आपको नाटाज NATANZ परमाणु घर को छोड़कर कहीं पर भी परमाणु ईंधन संवर्धन नहीं करेगा। देखिए तीसरा, अपने भूमिगत परमाणु संयंत्रों को अनुसंधान के लिए परिवर्तित करेगा। ईरान अपने भूमिगत परमाणु संयंत्रों को अनुसंधान के लिए परिवर्तित करेगा। चौथा देखिए आपको परमाणु ऊर्जा के ईरान संबंधित ईंधन का आयात करेगा। परमाणु ऊर्जा के ईरान संबंधित ईंधन का आयात करेगा। IAEA को ईरान के परमाणु घरों पर निरीक्षण की अनुमति होगी। IAEA को ईरान के परमाणु घरों पर निरीक्षण की अनुमति होगी। 4 से 12 महीने के भीतर यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा USA मतलब अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध घटा देंगे। 4 से 12 महीने के भीतर यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका ईरान पर प्रतिबंधों को हटा देंगे। वर्ष 2017 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए समझौते को समाप्त करने की बात कही। वर्ष 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए समझौते को समाप्त करने की बात कही। ट्रंप की नीति ईरान को हर ढंग से प्रतिबंधित करने की रही। देखिए अमेरिका की इस नीति का अब ईरान पुनः अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा अमेरिका की इस नीति का ईरान पुनः अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। देखिए मई 2017 में रियाद, सऊदी अरब के रियाद में संपूर्ण 55 देशों इस्लामिक सैन्य गठबंधन सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसका नेतृत्व सऊदी अरब कर रहा है। देखिए मई 2017 में रियाद, सऊदी अरब के रियाद में संपूर्ण 55 देशों इस्लामिक सैन्य गठबंधन सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसका नेतृत्व सऊदी अरब कर रहा है। इस गठबंधन को संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य समर्थन दे रहा है। इस समय मुख्यतः ईरान को आतंक को बढ़ावा देने वाले देश के रूप में बताया गया है। इस सम्मेलन को मुख्यतः ईरान को आतंक को बढ़ावा देने वाले देश के रूप में बताया गया है। उपरोक्त कारण से ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पुनः शुरू कर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को पुनः शुरू कर रहा है। ध्यान देखो कि ये जो अध्याय था वो पूरी तरह से फिनिश होता है। इस अध्याय के बाद आपको दूसरा अध्याय जो आपका तीसरा अध्याय जो आपका है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।